नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज गिव बैक टू सोसाइटी में। आपने देखा होगा कि आपकी ही लाइफ में अलग अलग पड़ाव आते हैं। आप जब बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं तो आप रोटी, कपड़ा, मकान इनके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपकी नीड और चेंज होती है। आप बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं। उससे और थोड़ा आप आगे जाते हैं तो आपकी नीड फिर से चेंज होती है। आप एक रेपुटेशन समाज में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें। उससे थोड़ा और अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वही स्टेज है जहां पर आप समाज के बारे में सोचते हैं। आपको समाज से कुछ नहीं चाहिए, लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ लोगों को देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आप भी वहां तक चलें। तो ऐसे ही इस सीरीज में हम आपको अलग अलग लोगों से रूबरू कराने वाले हैं, जहां पे आपको ऐसे कुछ थॉट्स आपको जानने को मिलेंगे जो शायद आपको उस इनिशियल लेवल से उस अपर लेवल तक पुश करेंगे। तो ऐसे ही एक हस्ती हमारे साथ है जिनका नाम है मिस्टर सतपाल भाटी। मिस्टर सतपाल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक करियर एक्सपर्ट हैं। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने आज तक मोटिवेट किया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लेके आए हैं वो। तो चलिए जानते हैं मिस्टर सतपाल भाटी से उनके थॉट्स क्या हैं। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में। हाउ आर यू? थैंक यू बॉबी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आपने एक पहल की है जिससे कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो आज स्कूल में है, कॉलेज में है, उसको एक नया पथ दिखाने के लिए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए और एक अलग पहल करने के लिए, जिससे कि अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों से उनको गाइडेंस मिल सके, उन्हें मोटिवेशन मिल सके और वो अपनी राह खुद बना सके। शुक्रिया। और दूसरा इसलिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी इस सीरीज में मुझे बोलने के लिए बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, शुक्रिया। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल आपसे यही है कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर या जितनी भी लाइफ आपने अब तक जी है, तो कैसी आपकी जर्नी रही है, किस क्वालिटी की जर्नी रही है? देखिए बॉबी, अगर हम बात करते हैं कि हमने अपनी लाइफ में क्या देखा है, तो मैं सच कहूँ तो यहाँ पे गांव छायसा में हम पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने देखा है कि हालांकि बहुत सारे अच्छे टीचर थे स्कूल में, लेकिन फिर भी एक कसक रह जाती है। जब हम बाहर निकलते हैं, इस दायरे से बाहर निकलते हैं, अपने गांव के दायरे से या अपने डिस्ट्रिक्ट के दायरे से बाहर निकल के जाते हैं, एक्सपोजर हमें एक मिलता है। हाँ, एक्सपोजर मिलता है। और जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं और तब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसका जो लेवल होता है और जो बाहर के जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि अच्छे स्कूलों से आते हैं, राइट, उसमें एक फर्क होता है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर रह जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि उस फर्क को बिल्कुल कम किया जाए, राइट, और कुछ हद तक मैं सफल भी हुआ हूँ। लेकिन यहाँ जो माहौल है, क्योंकि टीचर का काम है कि वो क्लासरूम में आपको पढ़ा सकता है, आपको वो जो बुक का ज्ञान है, जो उस किताब में लिखा हुआ है, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लिखोगे, वो सब आपको पढ़ा सकता है। लेकिन जो एक बिहेवियर है, जो बिहेवियर सोसाइटी डिमांड करती है, राइट, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बाहर की दुनिया से मेल जोल बढ़ाते हैं, तब एक बिहेवियर चाहिए जो कि लैकिंग होता है हमारे यहाँ पे। राइट, राइट। शिक्षा के क्षेत्र में हम फिर भी कुछ अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वो बिहेवियर दैट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। सो दैट इज द मोस्ट चैलेंज टू आवर सोसाइटी। आई मीन दैट फ्रॉम द बैकग्राउंड इन विच वी आर लिविंग, एंड द सराउंडिंग वी लिव, सो दैट इज लैकिंग। राइट। तो इस मतलब ये चीजें आपने नोटिस करी हैं अपनी पूरी जर्नी में और इनको आपने पार किया है कहीं ना कहीं। जी। तो सतपाल जी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, अगला जो क्वेश्चन है कि आप एक करियर एक्सपर्ट हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में जी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस किस लेवल पे, किस किस एजुकेशन के साथ हम वहाँ जा सकते हैं,
और क्या एक आइडियल वे होना चाहिए कि किस तरफ लोग अगर आर्म फोर्स में करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? जी बॉबी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आर्मर्ड फोर्सेस का मतलब क्या है। आर्मर्ड फोर्सेस का मतलब है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। राइट। ये जो 3 संस्थाएं हैं ये आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर आती हैं जी। इनमें से तीनों संस्थाओं में जाने का ऑलमोस्ट सेम वे है। जैसे कि अगर हम आर्मी के बारे में बात करें, और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, उनका एक ही मकसद होता है, और जो जोश है, जो जज्बा है, काबिल तारीफ है कि उन्हें सेना में भर्ती होना। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये है बेसिक कि आपने 10वीं पास कर ली है, आपने 12वीं क्लास पास कर ली है, उसके बाद आप सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हो सकते हैं। ठीक है। सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती होने के लिए अलग अलग तरह से आप भर्ती हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप जर्नल ड्यूटी के लिए चाहें, उसके लिए आपको 12th नॉर्मल, जैसे आपने 10+2 पास किया, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अलग से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं सेना की, जैसे कि उनको इंजीनियर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, मेडिकल स्टाफ चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने अपनी 10+2 या 12वीं क्लास में अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स थे, तो आप टेक्निकल स्ट्रीम में आप सेना में ज्वाइन कर सकते हैं 12वीं के बाद। अगर आपने साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी के साथ 12th पास की है, तो आप मेडिकल फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। सेना का एक उद्देश्य रहता है कि जो भी उसकी जरूरतें हैं वो उसके लिए जवान को या ऑफिसर्स को खुद ट्रेन करते हैं। सपोज उनको टेक्नीशियन चाहिए, तो वो जो कैंडिडेट होगा उसको ज्वाइन कराएंगे और वहीं ट्रेनिंग अपने आप देते हैं। तो रिक्वायरमेंट है कि आप 12th पास करें, वहां पे जाएं, वो आपको उस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग दे देंगे। राइट। अगर उससे आगे हम बढ़ें तो हम एक पोस्ट होती है एजुकेशन हवलदार। हाँ जी। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होता है, बीएड होना होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने एमए, एमएससी, एम किया है, तो उसमें और थोड़ा फायदा होता है, आपको अच्छे ग्रेड पे भर्ती किया जाता है। इसके अलावा एक और जो अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारे लोगों को, यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता नहीं है, वो होता है रिलीजियस टीचर। अच्छा। क्योंकि सेना में जब कोई सेना युद्ध में जाती है तो उसको मोटिवेट करने का सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है रिलीजियस फैक्टर। क्योंकि आपने भी देखा होगा, सुना होगा किताबों में कि कोई भी आदमी अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा जो सेना की जो स्ट्रेस होता है, वहाँ पे तनाव होता है, ऐसे बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में तैनाती होती है, उसके दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको काउंसलिंग करने के लिए एक तरह से वो मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, काउंसलर भी होते हैं, रिलीजियस टीचर भी होते हैं, बट हम उनको एक नाम दे देते हैं रिलीजियस टीचर। तो उसके लिए अगर आपने बीए पास किए, आपके पास हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, तो आप रिलीजियस टीचर के तौर पर भी सेना में शामिल हो सकते हैं। संस्कृत उसमें मैंडेटरी है? संस्कृत नहीं, मतलब हिंदी और संस्कृत में से दोनों में से होता है, तो चल जाता है। ठीक है। तो वो नायब सूबेदार पोस्ट पे भर्ती होते हैं। हाँ जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और है जो सीधा नायब सूबेदार लेवल पे होता है, वो होता है कैटरिंग जेसीओ। अच्छा। अगर आपने होटल मैनेजमेंट से या कैटरिंग का कोई डिप्लोमा किया है, तो आप, क्योंकि सेना में अलग अलग जगह पर ऑफिसर्स का, जवानों का जो मेस होते हैं, जहाँ पे उनके खाने पीने का इंतजाम होता है, उसकी देखभाल करने के लिए कैटरिंग जेसीओ का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑफिसर लेवल पे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने 12th पास किए और आप एनडीए में जाना चाहते हो, तो आपको एनडीए का एग्जाम देना होगा, रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है। और एसएसबी इंटरव्यू होने के बाद आपको खड़गवासला पुणे में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 1 साल आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी, और वहां उसके बाद आपको
एज ए कमीशन्ड ऑफिसर आपको सेना में ज्वाइन कर लेते हैं। तो एनडीए का एक एग्जाम होता है, हाँ उसके बाद एक एग्जाम होता है TES का, टेक्निकल एंट्री एंट्री स्कीम। स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से अच्छे नंबरों से पास होते हैं, इसमें जो बॉटम लाइन है दैट इज 75%। अच्छा, तो ग्रेजुएशन में, 12th में, अच्छा 12th में। ठीक है। तो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न अच्छा। एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप वो केवल अप्लाई करेंगे और सॉर्ट आउट करके जितने भी उनको कैंडिडेट्स बुलाने होंगे वो SSB इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद SSB इंटरव्यू होगा। अगर वो SSB इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगह पे, जैसे सिकंदराबाद में, पुणे में, उनको इंजीनियरिंग कराई जाएगी। अच्छा। हाँ, बीटेक कराई जाएगी अपने अपने अलग अलग स्ट्रीम्स में। टेक्निकल, क्योंकि वो भर्ती हो रहे हैं। वो टेक्निकल काम के लिए सेना में भर्ती किया गया है। इसके अलावा जो इसके बाद का जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद का है। अगर आपने BA, BSc, BCom या कोई भी ऐसी डिग्री धारण की है तो उसके लिए CDS होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। हाँ, उसमें CDS में आपको अगेन रिटर्न देना होगा। अगर आप रिटर्न में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में भी अगर आप सक्सेसफुल होते हैं फिर तो मेडिकल होगा, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। और उसके बाद आपको सीधा IIM देहरादून में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और वहां पर 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सेना में बतौर लेफ्टिनेंट, जो कि कमीशन रैंक होती है, उसमें सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी और छोटे छोटे अलग तरह के होते हैं कोर्सेज, जिसमें आप एक शॉर्ट सर्विस भी होता है, टेरिटोरियल आर्मी भी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी बताया है आपको, वो बेसिक जो है, जहाँ से कि अधिकतर 90% जो लोग हैं सेना में आते हैं वो इस तरह से सेना में आते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो शॉर्ट सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, जी, इसमें किस तरीके से भर्ती हुआ जाता है? जी, शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप केवल ग्रेजुएट होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। और शॉर्ट सर्विस कमीशन की खासियत ये होती है कि आप केवल 10 साल तक सेना में सर्विस करते हो। उस 10 साल की सर्विस के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कंटिन्यू भी कर सकते हो और आप सेना से सर्विस को छोड़कर किसी बाहर की सिविल की नौकरी में भी ज्वाइन कर सकते हो, या किसी और सरकारी नौकरी में, जैसे यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए या किसी डिपार्टमेंटल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जब आप 10 साल की सर्विस खत्म कर देते हो, उस टाइम पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप परमानेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो या फौज से रिटायरमेंट लेना चाहते हो। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर आपका सिलेक्शन होता है, दोबारा से बोर्ड होता है। आपकी परफॉर्मेंस, जो 10 साल की परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है। अच्छा। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको परमानेंट कंटिन्यू करा जाए या नहीं कराया जाए। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं एक सवाल भी मेरे दिमाग में आता है, बहुत सारे लोग, बच्चे पूछते हैं कि क्या लेफ्टिनेंट ही लास्ट रैंक है जिसमें हम भर्ती हो सकते हैं? इसके अलावा जैसे कर्नल, मेजर, उसके कोई और बड़ी रैंक में भी डायरेक्ट कोई भर्ती का प्रावधान है? जी होता है? नहीं होता। सेना में जो भी, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो, चाहे वो जनरल है या कोई लेफ्टिनेंट जनरल है या ब्रिगेडियर है, कर्नल है, आप लेफ्टिनेंट से ही भर्ती होते हैं। आपको लेफ्टिनेंट ही भर्ती होना है। और उसके बाद आप टाइम के साथ प्रमोट होते हो, कैप्टन बनते हो, मेजर बनते हो, कर्नल, ब्रिगेडियर एंड सो ऑन। सो आपको बेसिकली लेफ्टिनेंट ही भर्ती होना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट ही भर्ती होना पड़ेगा। बीच में इसमें लेटरल एंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक लेवल से आप नहीं सीखोगे तब तक आप ऊपर लेवल पे जाके जो आपको काम करना है, जब तक आपको उस ग्रास रूट लेवल की नॉलेज नहीं राइट तो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ये सत्य है। तो आपने बताया कि कैसे आप एजुकेशन के साथ में 10th के बाद भी, 12th के बाद भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद भी कैसे भर्ती हो सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस ने एक बहुत केओस मचाया हुआ है दुनिया में। जी। तो एक मेंटल हेल्थ नाम की चीज़ होती है कि लोग इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। जी। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप जब इमोशनली वीक या फिर मैं कहूँ डिस्टर्ब होते हैं, जी,
तो आप कैसे कोप अप करते हैं, आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इमोशनल लेवल होता है आदमी का, अब वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका परवरिश कैसा हुआ। राइट, बिल्कुल। आप अगर देखेंगे कि जिस घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जिस घर में बच्चे को उसके कहने के साथ ही जो चीज उसने मांगी है वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, तो उसका इमोशनल लेवल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसने परेशानियां नहीं झेली। इसलिए आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्कूल्स में भी चल रहा है कि बच्चे को केवल पढ़ाई पे फोकस मत कराइए, उसको ऐसी सिचुएशंस में डालिए जहां वो उस सिचुएशन से खुद निकल के बाहर आए। नहीं तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो कोशिश करते हैं कि छोटा बच्चा है, उसको छोटी सी चोट लग गई तो उसके पास पहुंच जाएंगे। अगर बड़ा होकर स्कूल में है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो वो उसको हेल्प करने में लग जाएंगे। तो यहाँ जरूरत है पेरेंट्स को आगे आने की, कि बचपन से ही अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंस्टेंस आए, ऐसी घटना हो कि जब उसको इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है, तो वो किसी के बारे में सोचे नहीं, उसके अंदर खुद के अंदर इतना समझदारी हो और इतना वो मजबूत हो, इमोशनली इतना स्ट्रांग हो कि वो उस परेशानी से बाहर निकले और उस जो घटना है उसके, क्योंकि जब कोई परेशानी होगी आपके लाइफ में ना कुछ घटना हुई होगी, जैसे हो सकता है किसी बिल्कुल प्यारे इंसान का डिमाइस हो जाए, डेथ हो जाए, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हाँ। तो जो घटना है उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। तो जहां तक मेरा सवाल है, पहली बात तो हर किसी के अंदर जो एनर्जी होती है, दैट फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट टू बी चैनलाइज्ड। राइट। अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है दैट इज ऑलरेडी गोइंग आउट फ्रॉम योर बॉडी ना, तो जो एनर्जी है आपको उसको राइट डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। जैसे अगर आपकी कोई हॉबी है, आप डांस करना पसंद करते हैं, आप गाना गाना पसंद करते हो, आप हाइकिंग पे जाना पसंद करते हो, या आप नेचर के साथ रहना पसंद करते हो, तो आपको कोई ना कोई ऐसी हॉबी डेवलप करनी चाहिए जो स्ट्रेस के टाइम पे आपको उस इन्वायरमेंट से, उस सिचुएशन से और उस घटना से दूर ले जाए, उस एनर्जी को चैनलाइज करवाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि लाइफ, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल सुसाइड कर लेते हैं, 12th के बाद, 10th के बाद एग्जाम्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, स्टडी को लेकर परेशान रहते हैं, या बड़े लोग भी जो लोग बिजनेस करते हैं, नौकरियां करते हैं, ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, तो लाइफ में जूझ रहे होते हैं, मतलब सॉल्यूशंस के लिए भाग रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि लाइफ को डिफाइन करने की, तो आप कैसे लाइफ को डिफाइन करते हैं? व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? जैसे कि आपने कहा है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोगों की, रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो बॉबी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदमी पानी में गिरने से नहीं मरता है, आदमी तब मरता है जब उसको तैरना नहीं आता है। तो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स से परेशान है आदमी, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हैं, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी हैं, बिल्कुल जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जो बड़ा आदमी है उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, छोटा आदमी है उसकी लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होना एक्चुअल प्रॉब्लम आना प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट। तो हमें अपने आप को इस लेवल पे, जैसे हम और आप हैं, इस लेवल पे हमें खुद को इस काबिल बनाना है कि कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में आए तो हम उसको अच्छा समाधान ढूंढें उसका। और इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जैसे कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ हमें एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए जिससे कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग आपकी तरह साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं या मेरी तरह इमोशनली थोड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन ऐसा तो जरूर है उनसे हम कनेक्ट रह सकते हैं, अपनी बातें वो शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें हमसे शेयर करें। तो जब हमें उनकी बातें पता चलेंगी, जब हमें ये पता चलेगा कि इसके साथ कुछ समस्या है, तो हम उसका समाधान निकालने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो देना है दूसरों को,
अपने दोस्तों को, हम्म, समाज को, और जो आपने ये थीम गिव बैक टू सोसाइटी, यही जिंदगी, बिल्कुल यही लाइफ बिल्कुल, है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स का आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम के साथ डील करना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और एक दूसरे का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ना यही ज़िंदगी है। ठीक है, तो सतपाल जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम सबके ना अलग अलग आइडल होते हैं, है ना। हम जब आगे बढ़ते हैं तो किसी को किसी चेहरे को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई अलग अलग मोटिवेशन होता है। तो आपका आइडल कौन है? एक्चुअली अगर मैं बिल्कुल सही आपको कहूँ तो हमने यहाँ पे इस ग्रामीण परिवेश में अपने जीवन की शुरुआत की, जिए जा रहे हैं, और हम अभी भी, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं अपने जॉब पे नहीं हूँ तो मैं इसी ग्रामीण परिवेश में रहूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कोई आइडल नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरी लड़ाई खुद से है। मेरा जो कल है मेरे आज से बेहतर होना चाहिए। तो मैं अपना आइडल खुद को मानता हूँ। जब से मैंने बचपन से जो इस जिंदगी में जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, मैं उसको माइलस्टोन मानता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जिंदगी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो जारी रहेगी। और जो मेरा ये आज का जो माइलस्टोन था, जो मैंने आज अचीव किया है, वो एक माइलस्टोन रह जाएगा और मेरी मंजिल बहुत आगे है। तो मैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी भी स्पेसिफिक आदमी को अपना आइडल नहीं मानता हूँ। और मेरा मानना ये भी है कि किसी इंसान को मैं भगवान नहीं मान सकता हूँ। अगर मेरी जिंदगी में अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा महत्ता रखता है तो वो मेरे माँ बाप हैं। मैं उनको ये सोचता रहता हूँ कि अगर कोई भगवान है तो ये है, अदरवाइज किसी भी तरह का, किसी भी फील्ड का कोई भी आदमी को मैं अपना आइडल नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी जो लड़ाई है वो खुद से है। मुझे खुद को खुद से बेहतर साबित करना है आगे आने वाले हर दिन में। क्या बात है, क्या बात है। तो आप कह रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को ही देखें, एनालाइज करें और अपने आप को दिन पर दिन बेहतर बनाते जाएं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो एक ना विज़न हम देखते हैं जनरली, ऐसा लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर जिन लोगों ने थ्योरीज दी हैं, तो कहते हैं कि हम कुछ विज़न देखते हैं कि हम कुछ बदलाव लेके आएंगे। तो आपकी लाइफ का विज़न क्या है? देखिए बॉबी जी, मेरी लाइफ का विजन यह है कि मैंने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की यहाँ पे, तब हर किसी का, क्योंकि जो विजन होता है दैट चेंजेस विद द एज, राइट, मैच्योरिटी कम्स विद द एज। एंड जब हमने स्कूलिंग खत्म की, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ऐसा था कि हर किसी को ये रहता है कि भाई मुझे एक नौकरी मिल जाए, राइट, फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब जब आप उस चीज को पा लेते हो जिसका आप एम करते हो और उस जगह पे आ जाते हो जहाँ पे आप आना चाहते हो, तो फिर आपकी जो मनसा होती है, आपका जो एम होता है, वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। राइट। तो पिछले 12-13 साल में मैंने जो भी पहले सोचा वो मिल गया, फिर सोचा फिर वो मिल गया, फिर अगला चीज सोचा फिर वो मिल गया। तो फिर मैंने सोचा है कि अगर हम ऐसे केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे तो वो चीज हमें तो मिलती रहेगी, लेकिन उस दौड़ में हम अपने समाज को और अपने जो हमारा परिवेश है उसको हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो जो मेरा विजन है, चाहे वो उसको आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे कोई और करे, मेरा विजन ये है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी इंसान की लाइफ में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, देश के विकास में सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो केवल उस फोकस से नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस एजुकेशन से केवल नौकरी पानी है। उस शिक्षा का, उस सिखलाई का ऐसा बनावट चाहिए कि उसे जिंदगी से लड़ना सिखाना चाहिए, उसे अपने ऊपर भरोसा आना चाहिए, और वो खुद इतना सक्षम हो जाए उस शिक्षा की बदौलत कि कोई भी परेशानी आए, जैसे आपने पहले पूछा कि परेशानियां आती हैं, तो जिंदगी में आने वाली हर परेशानी का
समाधान उसके पास हो। ऐसी शिक्षा हर किसी को मिले, और उस शिक्षा के बलबूते पे आप देखोगे कि जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हैं, सामाजिक तौर पे हैं, या आर्थिक तौर पे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो बाज होता है, ईगल, राइट, वो बाज होता है, तो जब बारिश होती है तो सारे जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले तलाशते हैं या कोई शेल्टर तलाशते हैं। बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बारिश होने के टाइम पे बादलों से ऊपर चला जाता है, तो उसको बारिश का डर ही नहीं होता है। तो हर कोई इंसान उस शिक्षा के बलबूते पे बाज बन जाए कि जो बादल हैं, परेशानी या प्रॉब्लम्स, जो भी ऐसी चीजों के जैसा बादल है, वो उससे ऊपर चले जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब उसकी आधारभूत शिक्षा और उसकी जो आगे की जो शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, वो मजबूत होगी। तो मेरा विजन यही है कि हर किसी को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो समर्थ हो खुद में, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। मैंने भी एक लाइन पढ़ी थी बहुत पहले कि आप क्वालिफाई मत बने, एजुकेटेड बने। मतलब क्वालिफाई मतलब कोई आपने डिग्री हासिल कर ली तो उन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं अगर आप लाइफ से कैसे डील करना है ये नहीं जानते हैं, तो वो रियल एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन को रिफॉर्म करने का आपका विजन है। ठीक है सतपाल जी, एक अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि कोई एक ऐसी लर्निंग, अब तक की बेस्ट लर्निंग आपकी लाइफ की क्या रही है? मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा मैं महत्ता देता हूँ वो ये है कि जब आप आगे बढ़ती हो अपनी लाइफ में, तो जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिन दोस्तों ने, जिन फैमिली मेंबर्स ने आपका साथ दिया है, या समाज ने आपका साथ दिया है, तो ऐसा ना हो कि आप इतना ऊपर चले जाएं, उड़ते उड़ते इतना ऊपर चले जाएं कि जो जमीन की जो हकीकत है वो आपकी नजरों से दूर हो जाए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है और मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। आप सहमत होंगे। हाँ, और मेरे सभी दोस्त भी इस बात से सहमत होंगे। जब भी मैं यहाँ होता हूँ कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों से मिलूं, सबसे बात करूं। तो ये सीख हर किसी को अपनानी चाहिए। और ये ना हो कि जैसे ही हम सक्षम हुए तो हमने वो जगह छोड़ दी जहाँ पे हमें सब कुछ मिला है। तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि आप कितनी भी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, आप ग्राउंडेड रहेंगे। बहुत अच्छी सीख है आपकी। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ है, लोग ना अपने पोटेंशियल को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके परेशान रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मतलब पता ही नहीं कर पाते हैं लास्ट तक। तो अगर आप किसी को एडवाइस करें कि कैसे कोई अपने पोटेंशियल को पहचाने कि उनके अंदर कौन सी सबसे अच्छी चीज़ है, क्या आइडिया हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए बॉबी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप इतने क्वालिफाई हैं, आपने भी शायद कहीं पढ़ा होगा, या मैं अपने मन में ये बात मानता हूँ कि इस दुनिया में प्रोफेशनली इफ वी डिवाइड देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। और जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो जो मैं तीसरी वाली कैटेगरी बताऊंगा उसमें से होते हैं 95, ऑलमोस्ट 95%। जैसे पहले वाले जो लोग होते हैं जिन्हें अपने पोटेंशियल का अनुमान नहीं होता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हनुमान जी का, कि उनको पता ही नहीं था कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल। तो उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, या मैं इस फील्ड से ज्यादा जुड़ के ज्यादा अच्छा अचीवमेंट कर सकता हूँ। और वो छोटा मोटा काम करके संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो वो उस काम को, बड़े काम को करने के चक्कर में जिस काम को करने लायक है उसको भी नहीं कर पाते हैं, उसको पीछे छोड़ देते हैं। और वो ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में, ज्यादा बड़ा गोल अचीव करने के चक्कर में उसमें तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको पता है कि उनका ट्रू पोटेंशियल किस फील्ड में है, उनका ट्रू पोटेंशियल कितना है, और वो उस फील्ड में राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे अच्छा काम करते हैं और वो उस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। तो जो तीसरा जो मैंने अभी बताया है कि जिनको पता है कि वो किस फील्ड के लिए बने, वो अभी जैसे कि आपने पूछा कि कैसे पता चले, कैसे पता चले, तो अगर जनरली देखा जाए तो उसका एक
छोटा सा तरीका है कि जिस काम को करने में आपका दिल लग रहा है, आप देखोगे एक बच्चा है वो अपने आप ही किताबों में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, इसका मतलब उसे पढ़ाई अच्छी लगती है। दूसरा बच्चा देखोगे कि वो खेलने में ज्यादा लगा हुआ है, कि वो क्रिकेट खेल रहा है या कोई और दूसरा स्पोर्ट्स खेल रहा है। किसी तीसरे बच्चे को आप देखोगे कि वो डांस में ज्यादा मतलब खुद को पाता है कि कहीं भी म्यूजिक है, कहीं भी है, तो उसको डांस करने का दिल करता है। तो जिस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है वो आपका ट्रू पोटेंशियल है। तो ये तो है जनरली जो हम देख सकते हैं। सेकंड है काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिससे कि आपको स्कूल टाइम पे ये पता चल जाए, जो काउंसलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी एक्टिविटीज को नोटिस करें, या आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपसे ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स कराए, आपका एग्जामिनेशन ले, जो कि एग्जामिनेशन लिखित ना हो और आपके साइकोलॉजिकल एग्जामिनिंग कैन डिसाइड कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, कि आप किस फील्ड के लिए बने। तो दीज आर द टू वेज, एंड आई होप द फर्स्ट वन इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन, और जो सेकंड वन है यू कैन बेटर टेल अस दैट what all those things are that which can decide that what is the true potential. right. तो आप दो चीज़ों पर आपने फोकस किया है। पहला तो ये कि आप बच्चा जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है उसमें उनको ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे को कम से कम 10वीं क्लास तक तो ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ में हम उनको एंगेज कराने की कोशिश कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक करियर एक्सपर्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ में वो असेसमेंट करा सकते हैं और अपने पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपका कोई एक मैसेज यूथ के लिए, जो लोग ये इंटरव्यू आपका देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? यूथ के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो लाइफ होती है उसमें से छोटा सा हिस्सा होता है जब आप स्कूल में हो और जब आप कॉलेज में हो, एंड दैट पार्ट ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी। Right. If you waste that in energy into the negative things, then you have to repent in entire your life. So जो ये golden years हैं आपके लाइफ में, अगर आपने इसमें अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर लिया, अगर आपने सही रास्ते पे आपने कदम बढ़ाए हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी में आप खुश रहोगे। आप सोचोगे कि मैंने वो अच्छा स्टेप लिया था। तो इस टाइम पे, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है उस टाइम पे कि आदमी चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकता है। तो जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो जो यूथ के अंदर जो एनर्जी है उसे नेगेटिव चीज़ों में ना लगा के एक पॉजिटिव चीज़ों में, जो उनके करियर में आगे उनको हेल्प करने वाले हैं, उनमें वो लगाएं। अभी मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, मतलब इसमें ज़्यादा सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो मन में आता है, जो अभी है, तुरंत वही आपको आंसर करना है। इट गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो अभी हैं ये ना होते तो क्या होते? दूसरा ऑप्शन डांसर। क्या बात है। अगर किसी सेलिब्रिटी से शादी करने का मौका मिलता तो कौन होती वो? सेलिब्रिटी मेरे लिए वो सेलिब्रिटी है। ओके, ठीक है। कोई छोटे से छोटा झूठ जो आप तक आपने बोला हो, छोटा सा झूठ? जैसे मैंने झूठ बोला अपने घर वालों से, मैं स्कूल में डांस कंपटीशन में जाता था घर वालों को छुप के आप डांस कंपटीशन में जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, अगर आप इंसान नहीं होते, अगर आपको चूज करने का मौका मिले कि कोई और स्पीसीज हो आप दुनिया में, तो क्या बनना पसंद करेंगे? मैंने बताया था बाज। ओके, बिल्कुल आपने अपने आंसर्स में हिंट दिया था मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या चूज करेंगे, साइंस और स्पिरिचुअलिटी? साइंस। सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन? सोशल वर्कर। स्पोर्ट्स और स्टडी? परफेक्ट। तो हमारे क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही इनलाइटेंड किया है हमारे दर्शकों को, आपने बहुत ही अच्छी बातें, अच्छा मोटिवेशन उनको दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो इस तरीके से आप देखते रहिए हमारी इस सीरीज़ में आपको अलग अलग हस्तियों से, अलग अलग पोटेंशियल से, अलग अलग स्किल सेट से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।